अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखने में खुद के बारे में सोचना भूल जाती है, थकान को नजरअंदाज कर देती है, हार्मोनल चेंजेस को रूटीन मान लेती है और हेल्थ चेकअप्स को टालती रहती है। लेकिन सच्चाई यही है कि एक स्वस्थ महिला ही पूरे परिवार की नींव होती है और एक महिला अगर स्वस्थ ना रहे तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। आज हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी उन पहलुओं के बारे में जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो, प्रेगनेंसी केयर हो या फिर मेंटल वेलबींग। और इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर मनीषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज़ पर। और हेल्थ नक्षत्र हमारे एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल संबंधित जानकारी देते हैं। जी जी। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी डॉक्टर मनीषा, आप काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही हैं, अगर आप पहले के दौर को देखें और आज के दौर को देखें तो सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स महिलाओं में कौन सी देखी जा रही है? अभी तो बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल और जो स्ट्रेस है अभी लोगों के लाइफ में, और बहुत ड्रास्टिक चेंज है। जब हम बहुत यंग थे और अभी के टाइम में खाना पीना या फिर डेली लाइफस्टाइल जो है इतना ज़्यादा चेंजेस की वजह से ओबेसिटी और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, पेन, इनफर्टिलिटी, ये सब का बहुत ज़्यादा राइज देख रहे हैं आजकल हम लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और हार्मोनल इम्बैलेंस का उसको लेकर के और भी मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, ये सब बहुत कॉमनली डे टू डे प्रैक्टिस में हमें मिलते रहता है। तो इसका क्या कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है? हमारे पास वो इनफर्टिलिटी लेके आते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की पीरियड्स टाइमली नहीं आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहता है लोगों का, अचानक वेट गेन होता रहता है बिना रीज़न के। लाइफस्टाइल, वो कहते हैं कि हमारा खाना पीना सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी बहुत सारा वेट गेन हो जा रहा है। ये सब बहुत कॉमन इश्यूज आजकल देख रहे हैं। और इसके साथ सबसे ज़्यादा हम जो अभी देखते हैं हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो है इनफर्टिलिटी, जो बच्चा नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ लेट मैरिज, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें मिलता रहता है। जैसे आपने बताया कि बदलती लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, ओवरऑल हेल्थ पे असर पड़ता है। तो किस एज ग्रुप पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है? बच्चों में, जो टीनेजर्स होते हैं वो, या टीनेजर्स में? अभी हमें जो अभी क्लिनिकली मिल रहा है अराउंड 15 इयर्स के बाद से 15 to 25 और मे बी अप टिल 30 इयर्स ऑफ एज बहुत ज़्यादा है अभी। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस, हाइपोथायराइडिज्म, प्रोलैक्टिन लेवल्स का अप एंड डाउन होना, और ओबेसिटी, ये बहुत ज़्यादा आजकल मिल रहा है हमें, मुझे यंग टीनेजर से शुरू होकर के 30 इयर्स के एज तक। डॉक्टर मनीषा, आजकल देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, आप मान लीजिए 8 से 9 साल के बच्चे, जो बच्चियां होती हैं उन्हें पीरियड्स आ जाते हैं। अगर आप फिर दूसरी तरफ देखें तो मैरिज एज जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। मेनोपॉज का टाइम देखेंगे तो वो कम होते जा रहा है। तो इन सबको आप कैसे देखते हैं? यही बस, ये इसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। जो हमारा पहले का जो लाइफस्टाइल था, इफ़ यू टॉक अबाउट से अराउंड 25-30 इयर्स बैक, जो हमारा एक इंडियन लाइफस्टाइल था, वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न लाइफस्टाइल से प्रभावित है। आजकल के जो यंग एज है, जो जेन जी जिनको आप बोलते हैं, दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट। और उनका लाइफस्टाइल, उनका खाना पीना और उनकी तरह रहना, उनके स्लीपिंग हैबिट्स, जो एक सर्केडियन रिदम होता है हमारे बॉडी का कि इतने आवर्स सोना है या दिन जागने के लिए और रात सोने के लिए है, दीज पीपल आर नाउ लाइक नाइट क्रीचर्स, लेट तक सोना, और गैजेट्स जो इतना इनके पास जो आजकल है और इतना इस्तेमाल करते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो एक्वायर करते हैं, जो कि सब कुछ सही नहीं होता है, और उसके अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल जो उन्होंने चेंज करके रखा है, ऑल दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जैसे आपने पहले बताया, जो विमेन में आजकल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, पीसीओएस और पीसीओडी भी बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। बहुत कॉमन है। इसका मेन कारण क्या है? वही मैम, जैसे बेसिकली जो अभी हमने जस्ट आपको पहले बताया, जो ये लोग जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अभी इनकलकेट कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, उन्हें फॉलो कर रहे हैं। जंक फूड जो अब बहुत इजीली अवेलेबल है और इट्स एट योर डोर स्टेप इन मिनट्स, तो कहीं आपको जाना भी नहीं है, सारा चीज़ आपके पास। और ये लोग तो अभी हमारे इंडियन डाइट को दे स्टार्ट, आजकल का जो नया जनरेशन है, दे यूजुअली कर्स दिस डाइट, एंड हम लोग वी स्वेयर बाय दैट। हमारा डाइट बड़ा हेल्दी होता था पहले के लोग, आप देखिए
दे हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी तक पुराने लोग बहुत लंबे उम्र तक जीते हैं, आजकल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो गया है। फिर भी ये लोग का जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है और जो सोने का जागने का जो लाइफस्टाइल इनका चेंजेस, हाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम है, वेट गेन, ये सब रीज़न है उसका। और जैसे मैम कोरोना टाइम के बाद से हमने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा हो गया है, जी। ज़्यादा लंबे समय तक बैठ के लोग काम करते हैं, तो जी। इसका असर क्या बॉडी पे पड़ रहा है? वही मैम, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मोबिलिटी, इसका असर तो बॉडी पर पड़ेगा ही। अगर आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही, आप एक जगह बैठे रहेंगे तो यू विल गेन वेट, आपके हार्मोन्स भी, आपका हर एक ऑर्गन ऑफ योर बॉडी विल बी अफेक्टेड। जैसे पीसीओएस या पीसीओडी ये सब जब किसी महिला में होते हैं तो अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये सब बीमारियां उन्हें हैं? सबसे अर्ली सिम्टम जो लेकर के वो हमारे पास आते हैं वो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। यंग लड़कियां कि हमें 2-3 महीने से पीरियड ही नहीं आ रहा है, या फिर डिले हो जा रहा है, या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है। मतलब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आप किसी तरह का भी सोच ले, वो सारा कुछ पीसीओडी में मिलता है हमें। तो बेसिकली वो लोग इसके साथ ये दे कंप्लेन ऑफ एक्ने हो रहा है फेस पे, हिर्सुटिज्म मतलब अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ रहेगा, या वेट गेन होता है सडनली, और लिस्टलेसनेस की, टायर्ड फील करते हैं और बहुत लॉस ऑफ एनर्जी फील करते हैं। ये सब सिम्टम्स लेकर के यंग और इवन ओल्ड एज के लाइक मिडिल एज पीपल आल्सो कैन गेट पीसीओडी। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यंग लोगों को होता है, वो किसी एज में भी एक्वायर हो जाता है बिकॉज इट इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो यही सब सिम्टम्स लेके आते हैं वो हमारे पास। अगर किसी महिला को पीसीओडी है तो क्या उनके फर्टिलिटी रेट पर भी इसका असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा मैम, इट इज़ वन ऑफ अ वेरी बिग रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी। पीसीओडी में बेसिकली होता क्या है कि ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए और कंसीव करने के लिए। तो ओव्यूलेशन का इशू रहता है, उसमें फॉलिकल्स बनते हैं पर वो रप्चर नहीं करते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं। तो अगर रप्चर नहीं करेंगे तो पीरियड्स नहीं आएगा टाइमली और प्रेगनेंसी भी नहीं रहेगा। तो इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण है पीसीओडी। जैसे आपने बताया कि सबसे पहले जो इश्यूज लेके वो आते हैं वो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल इश्यूज की वजह से आते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे कुछ एडवाइस जो आप पेशेंट्स को देती हो और वो उसे मिथ समझ के नहीं यूज, मतलब उस पर अप्लाई नहीं करते, या कुछ वैसा आपको देखने को मिला हो? सबसे ज़्यादा यंग बच्चों में जो मैंने बोला आपको कि जेन ज़ी, दे डोंट बिलीव दैट जंक फूड इज़ बैड, और उन्हें लगता है कि वी हैव बिकॉज द वेस्ट पीपल दे प्योरली लिव ऑन जंक फूड। तो उन्हें लगता है कि जब वो सर्वाइव करते, इस तरह से वो बहस करते हैं मुझसे, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि वो लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं करते, दे शुड अवॉइड जंक फूड। वो एक्सरसाइज को और ये सब को बहुत लाइटली लेते हैं, अनलेस दे आर ओबीज। अगर मोटा है तो दे विल वांट टू लूज वेट, देन दे विल अंडरस्टैंड। बट ज़रूरी नहीं है कि एवरी पीसीओडी पेशेंट इज़ एन ओबीज पेशेंट, ज़रूरी नहीं है। तो जो लोग स्लिम भी होते हैं बट स्टिल दे हैव दिस हार्मोनल इम्बैलेंस, दे यूजुअली डोंट लिसन टू आवर एडवाइस। तो फिर ऐसा कौन सा डाइट है, एक्सरसाइज है जो उनको फॉलो करने की ज़रूरत है? एक्सरसाइज मैम, वेट लॉस के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, पर्टिकुलर तो कैसे बताना मुश्किल है, लेकिन दे शुड डू अ लॉट ऑफ कार्डियो इफ़ यू हैव टू लूज वेट। दे कैन यूज सम इंस्ट्रक्शंस। अभी तो जिम जाना भी एक फैशन हो गया है यंगस्टर्स में, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर कोई जिम ही जाए। घर में भी एक प्रॉपर हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट लेकर के आप वेट लूज कर सकते हैं। सिंपल वॉकिंग कैन हेल्प यू लूज वेट। तो ये सब काफ़ी है। जैसे आपने बताया कि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी रेट पर भी असर पड़ता है बहुत ज़्यादा, और आजकल आप देख रहे हैं कि मैरिज जो एज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। हाँ। प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे आइडियल एज कौन सी होती है? प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे आइडियल एज मेरे हिसाब से शुड बी बिटवीन अर्ली 20s to 30 के बीच में अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेना चाहिए। मे बी 24-25 to 30 के बीच में एक 3 years का स्पेसिंग होना चाहिए बिटवीन टू चिल्ड्रन। तो अगर आप अपना फैमिली स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ 25, यू विल इजीली कंप्लीट बिटवीन 30। सबसे मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस किसी तरह का नहीं, एकदम ब्यूटीफुल प्रेगनेंसी रहता है इस बीच में। और अगर बाई लोग अभी तो शादी ही नहीं कर रहे हैं इस एज में और अभी जैसे देखा जा रहा है कि मैरिज एज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, कोई 30 में जाके शादी कर रहा है, कोई 31 में, तो उनके टाइम पे प्रेगनेंसी में क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? 30-31 में तो इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन देयर आर पीपल हु आर गेटिंग मैरिड एट द एज ऑफ ओवर 35 एंड लेट 30s ऑल्सो। तो उन लोगों में जितने भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, और हाइपोथायरॉयडिज्म प्लस ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, ये सब चीज़ काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। और उसके अलावा कुछ जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज़ आर मोर कॉमन ओवर द एज ऑफ 30। मैम, हमने बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के हेल्थ को लेकर जारी हैं और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम बात कर रहे थे महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर और हमारे साथ डॉक्टर मनीषा चौधरी भी जुड़ी हुई हैं और अब हम अपनी चर्चा को आगे जारी रखते हैं। मैम, हम प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे थे। अक्सर जैसे 30 के बाद अगर कोई शादी करे या फिर उसके बाद कंसीव करने के बारे में, कभी ऐसा हो सकता है कि वो कंसीव ना कर पाए या फिर कोई और वे में उन्हें मतलब बच्चा अडॉप्ट करना पड़े या कुछ ऐसी कोई चांसेस होते हैं? मैम 30 और 40 के बीच में थोड़ी डिफ़िकल्टी स्टार्ट होती है, लेकिन लेट 30s में मे बी आफ्टर 37, 38 एंड ऑल, नियरिंग 40 और या 40 के जस्ट बाद तो डिफ़िकल्टीज़ बहुत मुश्किल हो जाता है इनफर्टिलिटी, बिकॉज उनका जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन करने लगता है। ओवरीज में ओवम प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है वो डिक्लाइन करने लगता है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स कम हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी का रेट भी बहुत कम हो जाता है। डिफ़िकल्ट होता है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। 40 इयर्स के बाद जनरली हम लोग IVF ही सजेस्ट करते हैं, अगर वो लोग इन विट्रो असिस्टेड रिप्रोडक्शन। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को किन हेल्थ स्क्रीनिंग्स होती है, ऐसी कौन कौन सी हेल्थ स्क्रीनिंग्स करवाने की ज़रूरत पड़ती है? बेसिक रूटीन ब्लड टेस्ट ज़रूरी है, और कि हमारे देश में अभी तक सैडली अनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, खून की कमी जिसे बोलते हैं वो, और कुछ हार्मोन्स के टेस्ट हम ज़रूर कराते हैं। हाइपोथायराइडिज्म भी आजकल बहुत कॉमन है, और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हाइपोथायराइड है, उसका थायराइड लेवल्स अगर बढ़ा हुआ है तो वो बच्चे के दिमागी विकास पर डायरेक्ट असर करता है। इसलिए ये बेसिक टेस्ट, कुछ वायरल इन्फेक्शंस जैसे HIV, HPS, AG, ये सारे टेस्ट हम कराते हैं। इसके अलावा 2-3 बेसिक अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल कॉमनली, क्योंकि आपने जैसे बताया था, वो पूछा था कि लेट मैरिज एंड ऑल दोज प्रॉब्लम्स, तो उसकी वजह से कुछ जेनेटिक टेस्टिंग भी हम लोग आजकल अपने रूटीन टेस्ट में इनकलकेट करके रखे हैं। जब आपके पास कोई कपल्स आते हैं फॉर डिलीवरी या फिर प्रेगनेंसी को लेकर, क्या आजकल के कपल्स क्या ज़्यादा चूज़ करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी या C-सेक्शन? नहीं, थैंकफुली अभी भी लोग नॉर्मल डिलीवरी में बिलीव करते हैं। मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, मैंने देखा है कि ज़्यादा करके 90% एंड अबव पीपल दे वांट अ नॉर्मल डिलीवरी, और दे वांट टू ट्राई फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, और हमसे पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हमारी हो सके। चाइल्ड बर्थ के बाद महिलाओं को आप फिजिकल रिकवरी को लेकर क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? फिज़िकल, हम जैसे कि जो भी अगर आपकी डिलीवरी होती है तो उसके बाद अपना हेल्थ, मतलब इन्फेक्शन से बचना चाहिए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन। कुछ हमारे इंडियन मिथ्स है कि इतने दिनों तक नहाना नहीं है एंड ऑल दोज थिंग्स, की डिलीवरी के बाद उन्हें सेग्रीगेट कर देते हैं, और उन्हें खाना भी बड़ा कम देते हैं या फिर बहुत नाप तोल के और सिंपल देते हैं। ये सब बहुत बड़ा मिथ है जो हमें अभी भी ओवरकम करना है हमारे देश में। तो उन्हें एक अच्छा डाइट, पर्सनल हाइजीन का मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस जो भी अगर हॉस्पिटल डिलीवरी हुई है तो सप्लीमेंट्स हम उनके डॉक्टर ज़रूर प्रेस्क्राइब करते हैं, तो फिर उन्हें भी लेना चाहिए। जैसे मैम हमने एकदम स्टार्टिंग में बात करी थी कॉमन जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो, उसमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर भी महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। इसके वार्निंग जो साइंस होते हैं अर्ली वाले, वो कौन से होते हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? सर्वाइकल कैंसर अभी हमारे देश में लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर है इन विमेन, और ब्रेस्ट कैंसर अभी भी नंबर 2 है, इसलिए कि इंडिया में ब्रेस्ट फीडिंग अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब की जनरेशन में ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि महिलाएं अब मोस्टली दे ऑल आर वर्किंग, तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पर अपने बच्चे को रखने के लिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग धीरे धीरे हमारे देश में कम होते जा रहा है अर्बन एरियाज़ में, विलेजेस में, और उधर तो खैर है ही थैंकफुली। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग इतना इम्पॉर्टेंट है अपने हेल्थ के लिए भी, बच्चे के लिए तो खैर कह नहीं सकते कि कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक वुमेन के हेल्थ के लिए, कि उसके ब्रेस्ट हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कॉज इज़ अ वेरी बिग रीज़न ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और सर्वाइकल कैंसर के भी बहुत सारे कारण हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज जो धीरे धीरे अब तो कम हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कि बच्चे अब हमें कम रखना है और फैमिली छोटी रखनी है, लेकिन अभी भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लोग प्रेग्नेंट हो करके अबॉर्ट करते हैं या अबॉर्शन के जो पिल्स ले लेते हैं, किसी मेडिकल अबॉर्शन हो या सर्जिकल अबॉर्शन हो, दैट इज़ ऑल्सो काउंटेड इन प्रेगनेंसी। और जितने नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज आपके होंगे, आपके चांसेस बढ़ेंगे टू गेट सर्वाइकल कैंसर। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अगर हैं आपके, तो भी यू गेट अ चांस, मोर चांस टू गेट सर्वाइकल कैंसर। तो ये सब कुछ कॉमन रीजंस हैं। बात करें सिम्टम्स की, तो अगर आपको खुद का, हम लोग सिखाते हैं अपने पेशेंट्स को सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट।
तो खुद से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करते रहना चाहिए बीच बीच में। अगर किसी प्रकार का गांठ आपको मिलता है या किसी प्रकार का डिस्चार्ज या स्राव अपनी निपल से आ रहा है, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है, दूध नहीं हो रहा है, अगर उसके अलावा अगर किसी तरह का मिल्की डिस्चार्ज या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, सारा टेस्ट करवाना चाहिए। कोई स्किन में किसी तरह का, ब्रेस्ट के स्किन में किसी तरह का चेंजेस नज़र आए, रेडनेस या फिर सिकुड़न नज़र आए या निपल्स अंदर की तरफ सिकुड़न नज़र आए, तो ये सब सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो ये आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें और प्रॉपर चेकअप करा लें। सर्वाइकल कैंसर में यूजुअली इरेगुलर ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, शारीरिक संबंध बनाने के तुरंत बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, किसी तरह का बदबूदार फ्लूइड का डिस्चार्ज होना और बार बार बीच बीच में रक्त का स्राव होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। या लोअर पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द रहना, ये सब सिम्टम्स हैं सर्वाइकल कैंसर। जैसे आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करी, अगर आजकल जैसे फॉर हैविंग अ प्रोटेक्टिव सेक्स लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़ उस एक विमेन की बॉडी पर क्या कुछ असर डालता है? आजकल के जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जो नए पिल्स हैं, दे आर वेरी लो डोज पिल्स, तो दे आर अपेरेंटली वेरी सेफ फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज़। लेकिन फिर भी ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेडिकल गाइडेंस के अंडर करते रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो आपके लिपिड्स को, आपके हार्ट हेल्थ को, ये सब को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको यूज़ करना है आफ्टर द एज ऑफ 35 तो मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही करना चाहिए। जैसे हम कैंसर्स की बात कर रहे थे, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, क्या ये फैमिली या फिर इनहेरिट या फिर जेनेटिक से भी होते हैं किसी? जी हाँ, बिल्कुल, इनका फैमिली इनहेरिटेंस भी होता है, दोनों ही का। इफ़ समबडी हैज़ हैड ब्रेस्ट कैंसर, आपकी फैमिली में किसी को हुआ है पहले, तो आपके चांसेस थोड़े तो बढ़ जाते हैं। मैम, आपसे मैं कुछ कॉमन मिथ्स पूछना चाहूँगी और उस पर आपकी क्या राय है। सैनिटरी नैपकिन्स हमें यूज़ करना चाहिए या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स? एक्चुअली मेंस्ट्रुअल कप इज़ वेरी हाइजेनिक, लेकिन उसको यूज़ करना इतना ईजी नहीं है। एक तो एजुकेशन उसके बारे में, और वो सबकी समझ के सारे लोग यूज़ करें, ये बहुत टाइम लगेगा इसमें अभी लोगों को समझने में। लेकिन है वो बहुत ज़्यादा हाइजेनिक और इट इज़ गुड, बट इन माई ओन पर्सनल ओपिनियन द पीपल, द गर्ल्स हु आर अ वर्जिन, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है ये। तो सैनिटरी नैपकिन्स भी अच्छे हैं। अगर आप ऑब्वियसली जो पहले लोग कपड़ा वपड़ा यूज़ कर लेते थे उसको तो बिल्कुल ही अ बिग नो नो टू दैट, पर सैनिटरी नैपकिन्स आर ऑल्सो गुड इनफ। और मेंस्ट्रुअल कप का एजुकेशन अगर बढ़ जाए तो इट्स वेरी गुड। पीरियड्स के टाइम पे प्रोबायोटिक्स नहीं लेना, दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ। ऐसा कुछ नहीं है मैम, आप पीरियड्स के टाइम पे कुछ भी डाइट में रेस्ट्रिक्शन तो नहीं होता है। और पीरियड्स के टाइम पे खट्टा नहीं खाना, इस तरह हाँ, की कई हाँ, तरीके के मिथ्स हमने देखे हैं। बाल नहीं धोना, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? इनफैक्ट पीरियड्स के टाइम पे बाल नहीं धोने वाली बात पे मैं बोलना चाहूँगी कि पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा इम्यूनिटी लो रहता है वुमन का, इसीलिए उस समय दे टेंड टू गेट वेरी प्रोन टू कैचिंग इन्फेक्शंस। तो हाइजीन और अच्छा रखना चाहिए, डेली बाथ लेना, अपने आप को क्लीन रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट बहुत लोग मना करते हैं नहाने से भी पीरियड्स के टाइम पे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और खट्टा वट्टा खाने से कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता है साइंटिफिकली। आजकल जैसे मार्केट में मैम वी वॉश आ चुका है, वेजाइनल वॉश टाइप के हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो क्या ये सेफ़ होता है? ये अच्छी चीज़ है मैम। अब ऐसे तो सबके लिए क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाता है, हम अगर कॉमन लोगों के लिए बात करें तो डेली उसको अफोर्ड सब कोई नहीं कर पाता, लेकिन वो है बहुत अच्छी चीज़। वजाइनल फ्लोरा को मेंटेन करके रखती है, इन्फेक्शन से बचाती है, हाइजीन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे एक फीमेल में इनफर्टिलिटी रेट का प्रॉब्लम होता है, एक मेल में भी हो सकता है। मेल में क्या कॉमन जो मेन रीज़न है वो देखने को मिलता है? लाइफस्टाइल स्ट्रेस तो आजकल मेल्स में वुमेन से ज़्यादा है, बिकॉज द वर्क प्रेशर और जिस तरह का काम लोग कर रहे हैं आजकल, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो और उसके अलावा एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल, लेट नाइट्स, ये सब का इफेक्ट डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस पे पड़ता है, शुक्राणु जो निकलते हैं। तो आजकल जैसे इनफर्टिलिटी का कपल जब हमारे क्लिनिक में आता है तो हम देखते हैं कि अगर 50% नहीं भी बोलेंगे तो 30% ऑफ द टाइम्स मेल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इनफर्टिलिटी। तो ये सारा अगर लाइफस्टाइल का अपना वो लोग ध्यान रखें तो हम इसको कट डाउन कर पाएंगे। मैम, एक और कॉमन मिथ है जो लोगों में देखा जाता है कि अगर
लड़की होना या लड़का होना ये विमेन पे डिपेंड करता है, तो इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है मैम। एक्चुअली ये जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, जो वाई क्रोमोसोम है जो मेल्स में ही होता है, वुमेन में तो होता ही नहीं है, तो इट इज़ 100% द मेल पार्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल जो भी सेक्स होता है बच्चे का, लड़का हो या लड़की। अगर आप आजकल देखें तो जो विमेन होती हैं अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, हाँ, स्मोकिंग करती smoking कर रही हैं, हैं। इनका उनके हेल्थ पर क्या कुछ असर पड़ता है? बहुत बुरा। वही तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो हमारा जेन ज़ी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बाय द वेस्टर्न कल्चर, और अभी तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड ओपनली स्मोकिंग आई हैव सीन, अभी तो रोड्स पे भी फीमेल्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके तो हेल्थ इफ़ेक्ट्स तो बहुत ही बुरे होंगे आगे जा कर के उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी, और स्मोकिंग हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एज वेल। जो महिलाएं पहली बार माँ बनने वाली, अगर उन्हें कोई आप सलाह देना चाहें? सलाह ये देना, एक हेल्दी डाइट जब भी प्लान करें प्रेगनेंसी, तो उसके पहले फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट अगर संभव हो तो लेना शुरू करें। उससे बहुत सारा डिफेक्ट्स वगैरह कॉम्बैट हो जाता है, प्रेगनेंसी में आने वाले बच्चा हेल्दी हो सकता है, और अपना हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। और आज हमने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की है, और ये महिलाओं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी बस उनकी नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की नींव होती है। तो छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेने, समय पर स्क्रीनिंग करवाने और एक बैलेंस लाइफस्टाइल जीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।